नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम के तहत संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हम इस प्रकरण के तहत विसर्ग संधि की परिभाषा और उसके भेदों के संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम सत्व विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। इस संधि के अध्ययन से पहले हमें वर्णमाला का विभाजन जानना परम आवश्यक है। व्यंजनों के विभाजन के तहत 25 प्रकार के व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसके अतिरिक्त 4 अंतस्थ वर्ण हैं, य व र ल, और 4 उष्म वर्ण हैं, श स स ह। इन सभी व्यंजन वर्णों को खर प्रत्याहार और हश प्रत्याहार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खर प्रत्याहार में वर्गों के पहले दूसरे वर्ण और श श स वर्ण आते हैं, और हश प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और ह, य व र ल ये वर्ण आते हैं। सत्व विसर्ग संधि के तहत हम खर प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे। इस संधि का विधान करने का सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। इसकी वृत्ति में कहा गया है खरी परे विसर्जनीयस्य सह स्यात्, अर्थात खर वर्ण परे रहने पर विसर्ग के स्थान पर दनत्य स आदेश होता है। जैसे जब हम संधि कार्य करते हैं तो 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व के पद के अंत में विसर्ग हो और उत्तर पद के आदि में खर वर्ण हो तो विसर्ग को सत्व आदेश हो जाता है। खर वर्ण में पांचों वर्गों के क ख वर्ण, च छ वर्ण, ट ठ वर्ण, त थ वर्ण और प फ वर्ण, और उष्म वर्णों में श श स वर्ण आते हैं। यहाँ पर जो विसर्ग है वह मूल रूप से दनत्य सकार में ही परिवर्तित होता है, परंतु वह तालव्य, मूर्धन्य और दनत्य सकार में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब विसर्ग के बाद में त थ वर्ण आएंगे तो विसर्ग दनत्य सकार में परिवर्तित होगा। जब विसर्ग के बाद में तालव्य वर्ण च छ आएंगे तो विसर्ग विसर्जनीय से सह सूत्र से दनत्य सकार में ही परिवर्तित होता है, परंतु उसको तालव्य वर्ण च छ परे होने के कारण स्तोह श्चूना श्चुह सूत्र से तालव्य शकार में परिवर्तित कर दिया जाता है।
इसी प्रकार जब विसर्ग के बाद में ट ठ मूर्धन्य वर्ण आते हैं तो विसर्ग को विसर्जनीय से सह सूत्र से दनत्य सकार ही आदेश होता है, परंतु उस दनत्य सकार के बाद में मूर्धन्य ट ठ वर्ण होने के कारण ष्टुना सूत्र से दनत्य सकार को मूर्धन्य शकार में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार विसर्ग स श श में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा समझा जाता है। जैसे विष्णु त्राता, यहाँ पर पूर्व पद विष्णु है जिसके अंत में विसर्ग है, उत्तर पद त्राता है जिसके आदि में त वर्ण है। यहाँ पर विसर्ग के बाद में त वर्ण होने के कारण विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग को दनत्य सकार आदेश करके पदों का सम्मेलन करने पर विष्णु त्राता रूप बनता है। इसी प्रकार पुनः च, इसमें पूर्व पद पुनः है, इसमें विसर्ग है और उत्तर पद च है, तो विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग को दनत्य स आदेश करेंगे और उसके बाद दनत्य सकार के बाद में तालव्य वर्ण चकार है, अतः स्तोह श्चूना हश्चुः सूत्र से दनत्य सकार को तालव्य शकार आदेश करेंगे और पदों का सम्मेलन करने पर पुनश्च यह रूप बनता है। इसी प्रकार हरि ही चंद्र, इसमें दो पद हैं, पूर्व पद में विसर्ग है और उत्तर पद के आदि में च वर्ण है। विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग को दनत्य सकार आदेश करेंगे। इस दनत्य सकार को स्तोह श्चूना श्चुः सूत्र से शचुत्व आदेश करने पर हरिश्चंद्र यह रूप सिद्ध होता है। हरि ही त्रायते, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि विष्णु त्राता और हरि ही त्रायते ये एक जैसे ही सिद्ध होते हैं। भासुराह ते, इसमें विसर्ग के बाद में तकार है, तो विसर्ग को विसर्जनीय से सह सूत्र से दनत्य सकार में परिवर्तित करने पर और पदों का मेल करने पर भासुरास्ते रूप बनता है। कह चित्त, इसमें पूर्व पद कह है जिसमें विसर्ग है और उत्तर पद के आदि में चकार है, तो विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग को तनत्य सकार आदेश करेंगे और स्तो श्चूना श्चुः सूत्र से इसको शचुत्व आदेश करने पर कश्चित रूप सिद्ध होता है। धनुः टंकार, यहाँ पर पूर्व पद के अंत में विसर्ग है और उत्तर पद के आदि में ट वर्ण है, तो विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग को दनत्य सकार करके और ष्टूना अष्टुः सूत्र से दनत्य सकार को मूर्धन्य शकार करने पर धनुष टंकार रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार चतुः टीका, इसमें पूर्व पद में विसर्ग है और उत्तर पद के आदि में टकार है, इसी कारण विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग को सकार आदेश करेंगे और ष्टूना ष्टुः सूत्र से सकार को शटुत्व शकार आदेश करने पर चतुष्टीका रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार रक्तश्च शिश्वस्तु और कस्त्वम यह रूप भी सिद्ध होते हैं।
विसर्जनीय से सह सूत्र जो है वह कहता है कि विसर्ग के परे खर वर्ण हो। आपने देखा होगा कि हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं वहाँ पर विसर्ग से परे खर वर्ण तो है, परंतु वह खर वर्ण तीन ही वर्गों के हैं। या तो वे खर वर्ण च वर्ग के हैं, च छ, या फिर वे खर वर्ण त वर्ग के हैं, त थ, या फिर वे खर वर्ण ट वर्ग के हैं, ट ठ। और या फिर श श और स वर्ण है। परंतु क वर्ग और प वर्ग के वर्ण इन उदाहरणों में नहीं हैं। इसी के साथ ही जब विसर्ग के बाद में श श स हो तो विसर्ग को जो सत्व आदेश होता है वह विकल्प से होता है। इस का विधान करने का सूत्र है वा शरीः। इसकी वृत्ति में कहा गया है शरी विसर्ग से विसर्गो वा स्यात्, अर्थात शर वर्ण परे होने पर विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रहता है। पक्ष में विसर्जनीयस्य सह सूत्र से स हो जाता है। जैसे हरिः शेते, इसमें पूर्व पद में विसर्ग है और उत्तर पद में आदि में तालव्य शकार है। तो विसर्ग को विसर्जनीय से सह सूत्र से सकार आदेश होना चाहिए था और उसको फिर शचत्व आदेश करने पर हरिष्येते रूप बनना चाहिए था। परंतु वाशरी सूत्र से विसर्ग को विसर्ग आदेश करने पर हरिहिषेते यह रूप भी बनता है। वाशरी सूत्र से विसर्ग को विसर्ग आदेश विकल्प से होता है, अतः विसर्ग के अभाव पक्ष में विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग को सकार आदेश और स्तोश्चूनाश्चुः सूत्र से शचुत्व आदेश करने पर हरिष्येते रूप भी बनता है। इस प्रकार जब विसर्ग के बाद में तालव्य, मूर्धन्य और दनत्य सकार होंगे तो विसर्ग को विसर्ग आदेश भी होता है और विसर्ग को सत्व आदेश भी होता है। विसर्ग को विसर्ग आदेश वाशरी सूत्र से होगा और विसर्ग को सत्व आदेश विसर्जनीय से सह सूत्र से होगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं रामः शेते। इसमें भी दो रूप बनेंगे, रामश्येते और रामः शेते। रामश्येते में विसर्जनीय से सह सूत्र से सत्व आदेश किया गया है और फिर उसके बाद शचुत्व आदेश करने पर रामश्येते रूप बना है। और रामः शेते में वा शरी सूत्र से विकल्प से विसर्ग को विसर्ग आदेश ही किया गया है। इसी प्रकार यशः शरीरम में यशः शरीरम और यशः शरीरम दो रूप बने हैं। पुरः सरह में पुरस्सरह और पुरः सरह ये दो रूप बने हैं। चतुःषष्ठी में चतुष्षष्ठी और चतुःषष्ठी ये दो रूप बनते हैं। मनः संताप में मनस्संताप और मनः संताप ये दो रूप बनते हैं। निःशुल्कम में निःशुल्कम और निःशुल्कम यह दो रूप बनते हैं। दुःसाहसी में दुस्साहसी और दुःसाहसी यह दो रूप बनते हैं। इस प्रकार विसर्जनीय से स सूत्र
जब विसर्ग के बाद में च छ वर्ण, ट ठ वर्ण और त थ वर्ण हो तो विसर्ग को सत्व आदेश करते हैं। और विसर्ग के बाद में श श स वर्ण हो तो विसर्ग को सत्व आदेश भी होता है और विसर्ग को विसर्ग आदेश भी होता है। सत्व आदेश विसर्जनीय से स सूत्र से होता है और विसर्ग को विसर्ग आदेश वा शरी सूत्र से होता है। अब जब विसर्ग के बाद में क ख वर्ण और प फ वर्ण हो तो विसर्ग को क्या आदेश होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। कुपवो क पौच, इसकी वृत्ति में कहा गया है क वर्गे प वर्गे च परे विसर्जनीयस्य क्रमात् जिह्वामूल्योपधमानीयोस्तः सादि सर्गः। अर्थात क वर्ग और प वर्ग परे रहने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से क्रमशः जिह्वामूल्य और उपधमानीय वर्ण होते हैं और पक्ष में विसर्ग का विसर्ग भी रहता है। जैसे पूर्व पद में अ स्वर के बाद में विसर्ग हो और उत्तर पद का आरंभ क ख वर्ण से हो या फिर प फ वर्ण से हो तो विसर्ग को या तो विसर्ग ही रहेगा या फिर विसर्ग को क ख वर्ण परे होने पर जिह्वामूल्य आदेश हो जाएगा और विसर्ग को प फ वर्ण परे होने पर उपधमानीय वर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे कह करोति, यहाँ पर पूर्व पद में विसर्ग है और उत्तर पद के आदि में क वर्ण है तो कुपवो क पौ च सूत्र से विसर्ग को जिह्वामूल्य आदेश करने पर विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह हो जाएगा और उसके बाद में क वर्ण आएगा तो क करोति यह रूप बनेगा और यह जिह्वामूल्य आदेश विकल्प से होता है, इसलिए पक्ष में विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा तो कह करोति यह रूप भी बनते हैं। इसी प्रकार कह खनति में विसर्ग को जिह्वामूल्य आदेश करने पर क खनति रूप बनता है और विसर्ग का विसर्ग ही रहने देने पर कह खनति यह रूप भी बनता है। जब विसर्ग के बाद में प वर्ण हो या फ वर्ण हो तो विसर्ग को उपधमानीय आदेश होता है विकल्प से। यह उपधमानीय आदेश विकल्प से होता है तो विसर्ग को विसर्ग भी रहता है। जैसे कह पचति, इसमें विसर्ग को उपधमानीय आदेश करने पर क पचति से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह लगाएंगे तो क पचति यह रूप बनता है और जब विसर्ग का विसर्ग ही रहने देंगे तो कह पचति यह दो रूप बनते हैं। इसी प्रकार कह फलति में क अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह फलति यह रूप बनता है और विसर्ग का विसर्ग ही रहने देने पर कह फलति यह रूप भी बनता है। इस प्रकार साथियों निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि जब पूर्व पद में विसर्ग हो और उत्तर पद के आदि में खर वर्ण हो तो विसर्ग में निम्न परिवर्तन होंगे। जब विसर्ग के बाद में क ख वर्ण हो तो कुपवो क पौ च सूत्र से विसर्ग को विकल्प से जिह्वामूल्य आदेश होगा
जब विसर्ग के बाद में च छ वर्ण होंगे तो विसर्ग को विसर्जनीय से सह सूत्र से सत्व आदेश होगा। जब विसर्ग के बाद में ट ठ वर्ण हो तो विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग को सत्व आदेश होगा। और विसर्ग के बाद में जब त थ वर्ण हो तो विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग को सत्व आदेश होगा। जब विसर्ग के बाद में प फ वर्ण हो तो कुपवाव का पौ च सूत्र से विसर्ग को विकल्प से उपधमानीय आदेश होंगे। और जब विसर्ग के बाद में श श स वर्ण हो तो वाशरी सूत्र से विसर्ग को विसर्ग आदेश होता है विकल्प से, और विकल्प पक्ष में विसर्जनीय से स सूत्र से विसर्ग को सत्व आदेश भी होता है। इस प्रकार विसर्ग के बाद खर वर्ण हो तो सत्व संधि का विधान किया गया है और जिह्वा मूलीय और उपधमानीय संधि का भी विधान किया गया है। साथियों, इस प्रकार आज हमने सत्व विसर्ग संधि का अध्ययन किया। सत्व विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद खर वर्ण परे होने पर विसर्ग को सत्व आदेश होता है और जब विसर्ग के बाद में क ख वर्ण या फिर प फ वर्ण हो तो कुपवाव का पौ च से विसर्ग को जिह्वा मूलीय और उपधमानीय आदेश भी होते हैं। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।